नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बहुत बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, और ये खबर ऐसे समय आई है जब ठीक इसी समय पार्लियामेंट में पहलगाम जेनोसाइड और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का शुभारंभ हुआ है। और ये शुभारंभ किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ठीक उसी समय श्रीनगर के कुछ ही फासले पर स्थित एक जगह मुठभेड़ होती है, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव। संभवतः इसलिए भी कि जिस जगह ये मुठभेड़ हुई है वहां महादेव पहाड़ी है। लेकिन इसके पीछे की सोच हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है, और हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल भी अब उसी लाइन पर चल रहे हैं जो लाइन हमारी केंद्र सरकार की और अलग-अलग राज्य सरकारों की है। एक मैसेजिंग कन्वे करनी होती है दुश्मनों को। ये मुठभेड़ इसलिए बहुत बड़ी और मैं कहूंगा कि कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली है, क्योंकि पहलगाम जेनोसाइड के लिए जो मास्टरमाइंड था हाशिम मूसा, वो भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। वैसे तो अधिकृत तौर पर सेना शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, उसमें जानकारी देने वाली है हाशिम मूसा के अलावा और कौन है। लेकिन जानकारी ये मिली है कि जो 3 आतंकवादी मारे गए हैं, तीनों विदेशी हैं, यानी पाकिस्तानी हैं। इसके अलावा शुरू में सूचना आ रही थी कि 2 दूसरे आतंकवादी घायल भी हुए हैं, तो वो भी बच करके नहीं जा पाएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद साहब। तो उनके साथ जुड़ते हैं इस मुठभेड़, इस कामयाबी और कुछ दूसरे मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे। वैद साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ओंकार जी, आपको और आपके दर्शकों को। वैद साहब, एक तो इस घटना के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। सब प्रतीक्षा ही कर रहे थे। वैसे तो बीच में भी एक जानकारी मिली थी कि पहलगाम जेनोसाइड का एक आतंकवादी निपटाया गया है, लेकिन इसके मास्टरमाइंड और इसके बाकी के आतंकवादी यहाँ वहाँ या तो छिपे हुए थे या उनको छिपाया गया था, और कुछ इनको संरक्षण देने वाले, छिपाने वाले बीच में गिरफ्तार भी किए गए थे। यानी सेना और जो जांच एजेंसियां थी वो लगातार इनके इनके पीछे थी, और अल्टीमेटली एक बड़ी कामयाबी मिली। बिल्कुल ओंकार जी, इस खबर का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था और मुझे लगता है आज वो खुशखबरी आ गई और ऐसे समय में आई है जब जैसे आपने कहा पार्लियामेंट में डिस्कशन ही इसी मुद्दे पे ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम का जो मैसेकर था उसी पर ये डिस्कशन और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उस पे बोल रहे थे। देखिए इससे बढ़िया टाइमिंग नहीं हो सकती थी और ये जो जहाँ ये जो साइट है जहाँ पर हुआ है एनकाउंटर देखिए वो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है। वहाँ एक रिजर्व सैंक्चुरी है जिसको बोलते हैं डाची गांव। डाची गांव एक प्रोटेक्टेड जगह है जहाँ आप बिना इजाजत के नहीं जा सकते और थिक जंगल है। नेचुरली ऐसा एरिया पोचिंग से बच जाता है, ऐसा एरिया जो है लकड़ चोरी से भी बच जाता है क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया है। और वहाँ इवन अगर मुझे भी जाना हो तो वहाँ बिना चीफ मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन के बगैर आप उस गेस्ट हाउस में नहीं जा सकते। वहाँ एक समय में 90s में बहुत टेररिस्ट हुआ करते थे क्योंकि घना जंगल है और श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है, तो वहां से वो श्रीनगर ऑपरेट कर लेते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से वहाँ चूंकि फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट रहता है, उनकी मूवमेंट रहती है, तो वहाँ ये पूरा एरिया क्लियर हुआ था। लेकिन हम देख रहे हैं ये एनकाउंटर महादेव हिल पे हुआ। आप अगर आप
फोटोग्राफ्स देखें, महादेव हिल जो है वो डाचीगाम को ओवरलुक करती है और काफी हाइट है। इस तरह का ऑलमोस्ट, अगर 90 डिग्री नहीं कहूंगा तो 70-75% मतलब डिग्री पे वो पहाड़ है। तो आप देखिए कितना स्टीप क्लाइम है। उसका एडवांटेज इनको ये मिलता है कि आप कहीं से भी मूवमेंट करेंगे, आपको ये ऊपर से देख लेंगे। और ऐसी जगह पे ये इन्होंने अपना हाइड आउट बनाया था जहाँ मूवमेंट होते ही इनको खबर लग जाती। और ऐसे ऑपरेशंस कामयाब तभी होते हैं जब बहुत पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन हो। आप जानते हैं कि इनकी कितनी कोशिश है और इनको पाकिस्तान आईएसआई ने इनको जंगल वारफेयर और माउंटेन वारफेयर में स्पेशली ट्रेन किया हुआ है और ये हर बार बच बच जाते थे और इनको ट्रैक डाउन करना बड़ा, लेकिन हमारी फोर्सेस लगी हुई थी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी हुई थी। 22 अप्रैल को ये हादसा हुआ, तब से ट्रैकिंग हो रही थी। हालांकि ये कम्युनिकेशन भी अगर आप देखें, ये पाकिस्तान ने इनको इक्विप किया है, जो चाइनीज सैटेलाइट है उसकी मदद से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इनको जो हमारा नॉर्मल तरीका होता था, मोबाइल, अगर मैं और आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो हम ट्रैक डाउन करते थे कि मैं किस टावर से बात कर रहा हूँ और आप किस टावर से बात कर रहे हैं, तो आप उससे लोकेशन हमें मिल जाती थी। लेकिन ये लोग मोबाइल यूज नहीं करते हैं। ये लोग आम आदमी को भी कांटेक्ट, मैं इसीलिए मेरे से जब कोई पूछता था, मैं कहता था ऐसी सिचुएशन में ह्यूमन सोर्सेस जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसी का इस्तेमाल होना चाहिए। मुझे लगता है वही इस्तेमाल हुआ है जी। और उसी की मदद से ये हुआ है और पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन थी और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन आर्मी का, जेएंडके पुलिस का और सीएपीएफ का हुआ है। और इस तरह से उन्होंने मूवमेंट की है कि इनको भनक भी नहीं लगी और इनको घेरा डाल दिया। और इतनी हाइट पे घेरा डालना कितना मुश्किल होता है, कैजुअल्टी का खतरा रहता है। थिक जंगल है, जो डाचीगाम रिजर्व है वो बड़ा थिक घना जंगल है। ये श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है और यहाँ से आप इस महादेव हिल से पहले एक टाइम था जब सुइसाइडल अटैक, फिदाई अटैक जिसको टेररिस्ट बोलते हैं, वो यहाँ से लॉन्च होते थे। श्रीनगर में टेररिस्ट यहाँ से, चूंकि श्रीनगर पास है, आए, सुइसाइडल अटैक किए और वापस इस जंगल में घुस गए। तो जब जब उनकी बहुत प्रेजेंस 90s, लेट 90s में, अर्ली 2000 में हुआ करती थी। तो ये जो एरिया है उसको इन्होंने चुना हुआ था। मुझे लगता है वहाँ इनकी शायद नज़र इस पर भी हो, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो 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 दूसरा रूट है पहलगाम के अलावा, जो बालताल वाला रूट है, वो श्रीनगर से क्रॉस होती है। तो इनकी हो सकता है कोई ऐसी प्लानिंग ना हो, इनको छुपाया भी यहाँ गया हो और इनको हिदायत हो कि अमरनाथ यात्रा पर भी हमला किया जाए, क्योंकि वो श्रीनगर से क्रॉस करती है, जो यात्रा जाती है बालताल की तरफ। और जी। उस उसको मुझे लगता है पाकिस्तान की कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से, खासकर जब से अमेरिका ने टीआरएफ को डिक्लेयर कर दिया है फॉरेन टेररिस्ट आउटफिट, और जो इन्वॉल्व है इस मैसेकर पहलगाम में, तो उसके बाद पाकिस्तान की बड़ी कोशिश थी कि ये किसी भी तरीके से ये लोग वापस पाकिस्तान आ जाएं, ताकि ये कनेक्शन जो टूट जाए। आप कैसे, जैसे हमारे ही फॉर्मर होम मिनिस्टर चिदम्बरम जी बोलते हैं कि आपने कैसे ये एस्टैब्लिश किया। मैं मुझे लगता है ये बिफिटिंग रिप्लाई है। कल ही उन्होंने ऐसा घटिया बयान दिया, मुझे लगता नहीं इस तरह का बयान एक फॉर्मर होम मिनिस्टर को, इतने सीनियर लीडर को, वो जानते हैं कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी को देने की आदत है। मुझे बहुत अफसोस है। उसका मिसयूज पाकिस्तान करता है इंटरनेशनल फोरम में और बोलता है कि देखिए भारत का फॉर्मर होम मिनिस्टर इस तरह से बोल रहा है। बहुत अफसोस, घटिया किस्म का स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी लीडरों से नहीं देने चाहिए। आप पाकिस्तान, अपने देश की तो कोई मदद नहीं कर रहे, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन महादेव था,
ये इन्होंने इसी पहाड़ी के नाम पर इसको नाम दिया है आर्मी ने। वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाम को बताएँगे। और ये जो लोग थे मूसा हाशिम मूसा और इसके 2 साथी, ये हाशिम मूसा तो कहा जाता है कि ये पैरा कमांडो उनका एक स्पेशल फोर्सेस का यूनिट का एक कमांडो था। और ये तीनों पाकिस्तानी थे और लश्कर से ताल्लुक रखते थे, जिसको आजकल टीआरएफ बोलते हैं। और ये जो इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है माउंटेन वॉरफेयर या जंगल वॉरफेयर में। और ये मिनिमम ह्यूमन कांटेक्ट रखते थे। आप देखिए इनसे रिकवरी जो हुई है, एक अमेरिकन राइफल जो M4 राइफल है, जो अफ़गानिस्तान में अमेरिकन छोड़ गए। हमें पहले ही शक था कि उस तरह का हथियार ये यूज़ कर रहे हैं, वो रिकवर हुई है। और 7 2 AK-47 राइफल्स मिली हैं और 17 इनसे ग्रेनेड मिले हैं। तो कितना हाइली मतलब हेवीली ये इक्विप्ड है। आप दिखाई देखिए, किस तरह की इनके पास असला और बारूद था। और ये जो मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा जिन्होंने ये आप इन्फॉर्मेशन पिन पॉइंटेड जनरेट की। काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी टाइम से वो इनको नज़र में रख रहे थे और अल्टीमेटली एप्रोप्रिएट टाइम पे ये बिना अपना कोई नुकसान हुए ये ऑपरेशन किया जिसमें तीनों को मार गिराया और बहुत ही कामयाब ऑपरेशन हुआ है। मैं समझता हूँ इससे बढ़िया टाइमिंग नहीं हो सकती थी, बहुत ही अच्छा। उन सबको मुबारकबाद पूरा देश देगा और इसी न्यूज़ का सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे 22 अप्रैल के बाद। मैं यहाँ ये भी मेंशन करना चाहूँ जी, जी, आप बोलिए। हाँ, वैसा अभी प्रधानमंत्री कई बार इस बात को कह चुके और देश के भीतर भी और विदेश में भी। G7 समिट में कनाडा में भी उन्होंने कहा। इसके अलावा राजनाथ सिंह साहब जब चीन गए थे एससीओ समिट में, वहां तो उन्होंने उस ड्राफ्ट पर साइन करने से ही मना कर दिया, जिसमें पहलगाम जेनोसाइड का जिक्र नहीं था, बलूचिस्तान का जिक्र था। इसी तरीके से हमारे विदेश मंत्री जब गए तो उन्होंने भी आतंकवाद पर जो दोहरा रवैया अपनाया जाता है इसको लेकर क्रिटिसाइज किया था। और उसी का नतीजा है कि ब्रिक्स समिट में बाकायदा आतंकवाद का जिक्र किया गया। उसी का नतीजा है, भारत के कड़े रुख का नतीजा है कि अमेरिका टीआरएफ को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए मजबूर हुआ। तो ये भारतीय कूटनीति की, विदेश नीति की भी कितनी बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह का अमेरिका का कुछ टाइम से आपने देखा जिस तरह का रवैया है खासकर जब से ट्रम्प आए हैं किस तरह उन्होंने फराड आसिम मुनीर को वहाँ लंच पे बुलाया और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह भी चुके हैं कि अपने पर्सनल इमीडिएट इंटरेस्ट को अमेरिका देख रहा है। तो तब से उनका रवैया कुछ भारत की तरफ अच्छा नहीं था। उसके बावजूद भारत ने जिस तरह के तथ्य उनको दिए हैं, अमेरिका मजबूर हो गया इसको लिस्ट करने में और अल्टीमेटली वहाँ की जो होमलैंड सिक्योरिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उन्होंने इसको डिक्लेयर किया एज़ ए फॉरेन टेररिस्ट आउटफिट एंड ए ग्लोबल टेररिस्ट आउटफिट जो पहलगाम में के मैसेकर में इनोसेंट किलिंग में इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी थी भारत की कूटनीति की और प्राइम मिनिस्टर जी ने बिल्कुल ये मुद्दा बार-बार उठाया, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने उठाया और राजनाथ सिंह जी ने तो एससीओ की मीटिंग में साइन करने से मना कर दिया, बिल्कुल सही किया। पूरा देश उनके साथ है और ये इस तरह क आज पहले वाला भारत नहीं है। भारत की आवाज़ को दुनिया सुनती है ध्यान से और इवन अमेरिका जैसी पावर को भारत जैसे देश को इग्नोर करने नहीं कर सकते। जी। बिल्कुल सही कहा आपने वैद साहब। अगर हम राजनाथ सिंह साहब के भाषण की बात करें तो उन्होंने पार्लियामेंट में आज जब चर्चा शुरू हुई पहलगाम जेनोसाइड और ऑपरेशन सिंदूर पर,
जिसके लिए एक समय कांग्रेस समेत विपक्षी दल मांग कर रहे थे स्पेशल सेशन बुलाया जाए। और सरकार मानसून सत्र का प्रतीक्षा करने के लिए, इंतजार करने के लिए कह रही थी, लेकिन ये लोग लगातार इस पर जोर दे रहे थे। अब मानसून सत्र में जब दिन तय हो गया कि लोकसभा में इस दिन शुरू होगी चर्चा, राज्यसभा में इस दिन होगी, और ये बात भी आ गई कि राज्यसभा में संभवतः प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करेंगे, तब भी इन्होंने तय दिन, तय समय पर चर्चा शुरू नहीं होने दी। 12 बजे भी हंगामा किया, पार्लियामेंट को स्थगित करना पड़ा लोकसभा को। फिर 1 बजे लोकसभा बैठी, 1 बजे भी हंगामा किया, नहीं चलने दिया सेशन। फिर 2 बजे जाकर के जब किरण रिजिजू खड़े होकर के उन्होंने कुछ बातें कही तो इन लोगों की समझ में आया। ये जो रवैया है साहब विपक्ष का, थोड़ा एक तो मैं इस पे चाहूंगा कि आप टिप्पणी करें। नंबर 2, राजनाथ सिंह साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुस करके मारा है, और सेना ने आतंकवादियों से हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया है। और उन्होंने ये फिर से स्पष्ट किया, जो बार बार हमारी सेना ने भी, हमारे प्रधानमंत्री ने भी, हमारे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री ने भी कहा कि हमारा उद्देश्य किसी भूभाग को लेना नहीं था, हमारा उद्देश्य आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह करना था, और जिन्होंने उनको संरक्षण दिया उनको सबक सिखाना था। और ये दोनों टारगेट जब अचीव हो गए और पाकिस्तान की तरफ से जब वो घुटनों पर आया और उसने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया, तो हमने सीज फायर कर दिया। इतनी स्पष्ट उनकी तरफ से बयान दिया गया, फिर भी विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा है वैस साहब। देखिए ओंकार जी, बड़े नीचे स्तर की पॉलिटिक्स है ये। जिस तरह का, अगर आप ही खुद रिक्वेस्ट करते हो कि डिस्कशन होनी चाहिए, फिर हल्ला गुल्ला करने का कोई मुद्दा नहीं है। या तो सरकार मना कर रही होती, या सरकार कुछ छुपा रही है। आप डिस्कस करिए, बैठिए। व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑफ द पार्लियामेंट? उसमें इट कॉस्ट, वो भारत के हर टैक्स पेयर को पैसा है, उसका खर्च होता, टैक्स लगता है उस पे, उसमें कितना खर्चा आता है हर मिनट का। तो अपोजिशन को, ठीक है, गवर्नमेंट से डिस्कशन के लिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, डिस्कशन के लिए गवर्नमेंट को लाने में कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें अपोजिशन नहीं थी कि ठीक है डिस्कस करेंगे, हर पहलू डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप डिस्कशन का टाइम फिक्स होता है तो आप बेल ऑफ द हाउस जाते हो, हल्ला गुल्ला करते हो। दैट इज नॉट, मुझे लगता है वो रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन नहीं है। और इनको शुक्र है, इनको 2 बजे समझ आई और इन्होंने डिस्कशन को स्टार्ट होने दिया। अब मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने और डिफेंस मिनिस्टर जी ने बिल्कुल, होम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल सही तरीके से इनको बताया है। और हमारा मकसद किसी की जमीन लेने का नहीं है। बिल्कुल सही कहा, हम आतंकी ठिकानों को उड़ाना चाहते थे, अंदर घुस के मारा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपने देखा किस तरह से 7 तारीख को, 7 मई को किस तरह से 9 के 9 आतंकी अड्डे जो थे, इनके हेडक्वार्टर, जो मुरीद के हो या जैश का हो, भावलपुर या हिजबुल मुजाहिदीन का हो, सबको उड़ाया, और वो बहुत अच्छे तरीके से उड़ाया। और दूसरा, इनके आकाओं को जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, या डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि इनके जो आका हैं उनको भी मैसेज देना कि आप, हम आपको भी बख्शेंगे नहीं अगर आप इस तरह की निचली हरकत करोगे। तो जो 13 में से 13 है या 11 है, उसमें से 9 जो इनके एयर बेसिस थे उनको उड़ाया, बिल्कुल उड़ाया। और जिसमें जो इनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स वाला नूर खां बेस था उसको उड़ाया, और बिल्कुल। किराना हिल्स पर किराना भी। हिल्स किस तरह से उसको किया, और सारी दुनिया उसकी चर्चा करती। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई भी मुद्दा है। भारत के हर नागरिक को इसका, हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और नेवी पर गर्व होना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने दिखा दिया दुनिया को कि भारत
एक सुपर पावर है। प्रिसीजन अटैक कैसे किया जाता है, वो आप देखिए किस तरह, और चंद 3 दिनों में वो कर दिया। और पूरा मैं जो पहले दिन से कह रहा हूँ, जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको रीसेट कर दिया। इंडिया का स्टेचर बढ़ा दिया। ये आपकी आर्म्ड फोर्सेस ने किया है। तो मैं समझता हूँ हर एक भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। हाँ, ये जो पाकिस्तान जिस तरह की गंदी गेम खेल रहा है, जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कोशिश की यूएस को बीच में लाने की, तो भारत ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आनी चाहिए। आप कहिए इनका, उनके जब डीजीएमओ ने फ़ोन किया, क्योंकि वो जब उनका फ़ोन आया हमारे डीजीएमओ को, तभी उसको टाइम दिया गया कि इतने बजे कॉल करिए और हम सीज़ फायर के लिए डिस्कस करेंगे, तो तब उसके बाद ही भारत ने माना। मैं समझता हूँ इसमें हर भारतीय को गर्व होना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से ये किया गया। वह सब जो 6 और 7 की रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में किया, लश्कर का, जैश का, हिजबुल का, इनके ठिकाने और कुल मिलाकर के 9 जगह तबाह कर दिए। लेकिन उससे पहले हमें याद रखना चाहिए, हमारे दर्शकों को याद रखना चाहिए, हमारे विपक्ष को भी याद रखना चाहिए, कश्मीर के भीतर भी 9 आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त करके एक बड़ा मैसेज दिया गया था कि जो लोग पाकिस्तान के हाथों में खेलेंगे और यहाँ निर्दोषों का खून बहाएंगे, उनके लिए कोई बख्शीश अब नहीं है। और 3 महीने जरूर लगे। 22 अप्रैल को घटना हुई थी और आज हम 28 जुलाई को चर्चा कर रहे हैं। 3 महीने लगे इनको ट्रैक करने में और इन तक पहुंचने में, लेकिन बच नहीं पाएगा कोई। ये बहुत क्लियर मैसेज सेना और अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दे दिया है। बिल्कुल ओंकार जी, क्लियर मैसेज कि अगर आप अंदर आए हैं, तो फिर आप बच नहीं सकते। और हालाँकि ये जो ग्रुप है, ये अगर आपको याद होगा, वो जो सोनामर्ग में अटैक हुआ था, अ, टनल के, जहाँ टनल खुद रही है, वहाँ कुछ लेबर्स को मारा था, और उसमें भी ये इन्वॉल्व थे, एक और जगह इन्वॉल्व थे। इन्होंने पीर पंचाल के इधर भी कुछ हादसे किए थे। लेकिन देखिए, हमारा जे-एंड-के बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन है, ये बात माननी चाहिए। और काफ़ी पहाड़ी इलाका है, जंगल हैं, नाले हैं, दरिया हैं, उनका फ़ायदा टेररिस्ट उठाते हैं। इस टेरेन की वजह से ही उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो थोड़ा समय लगता है, ज़रूर लगता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उनको बख्शा नहीं गया। और मैं समझता हूँ, जो लोग उस दिन 22 अप्रैल को अपनी जान खो बैठे, क्योंकि वो हिंदू थे, मैं समझता हूँ उसका पूरा बदला, उनके धर्म की वजह से उनको मारा गया, उसका पूरा बदला लिया गया। और इनके लिए यही सबसे सही सजा थी, इनको मारना, और इनको, इनकी शिनाख्त करके पाकिस्तान के ये रहने वाले हैं, इनकी डिटेल सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी से शेयर करनी चाहिए। और ये क्लियरली पाकिस्तान का लिंक जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है। मैं समझता हूँ ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। वैसे अब एक सवाल और पूछेंगे आपसे, ये जो हमारा इस समय का विपक्ष है, इसको अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर भरोसा क्यों नहीं है? हमने डोकलाम के समय भी देखा, हमने गलवान के समय भी देखा, हमने कई, चाहे उड़ी हो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट हो जब पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, या अब ऑपरेशन सिंदूर हो, जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। और बहुत सारे देश हमारी टेक्नोलॉजी और जो हमारी महारत है कि बिना सीमा पार किए भी ब्रह्मोस और एस्कल्प जैसी जो हमारी मिसाइलें हैं, उनके जरिए और आकाश के जरिए हम किसी को भी अब सबक सिखाने की स्थिति में हैं। तो सबकी दिलचस्पी है, बहुत सारे देश हमसे ये सारे उपकरण अब खरीदना चाहते हैं जो हमारे देश में बने हुए हैं। इसके बावजूद हमारी सेनाओं, हमारे पराक्रम, हमारी सरकार की के साहस और जवाब देना कि आपने अगर गुस्ताखी की
तो हम अब आपको छोड़ेंगे नहीं, घुस करके मारेंगे, और ऐसा घुस करके मारेंगे जो रूस भी यूक्रेन में नहीं कर पाया या इजराइल भी गाजा में नहीं कर पाया। इतने महीनों से या 3 साल से ऊपर से रूस लगातार यूक्रेन में कार्रवाई कर रहा, हमने कुछ घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। तो बजाय इसके कि आप अपनी सेना की प्रशस्ति करें, चलिए छोड़िए सरकार की मत करिए, पर सेना की तो कम से कम करिए। ये तो उल्टे पूछ रहे थे कि कितने जेट गिरे। देखिए, इस तरह के सवाल करके कि कितने जेट गिरे, आप किसका हित कर रहे हो? पहले तो सवाल ये है। दूसरा, आप अंदर झाँकिए, आप जब सत्ता में थे तो आपने क्या किया? अगर कोई पूछे, जब मुंबई अटैक हुआ तो आपने क्या किया? जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो आपने क्या किया? या जब दूसरे हमले हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए मुंबई में या दिल्ली में, तो आपने क्या किया? तो ऐसा है, इस तरह बेसिकली ये जानते हैं कि भारत की सेनाओं ने वो काम किया है जो जो मैं कह रहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट किया और टेक्नोलॉजी का एक सिक्का बनाया पूरी दुनिया में। जो डिफेंस टेक्नोलॉजी आज भारत, जैसे आप कह रहे थे, दुनिया आज भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहती है, आकाश खरीदना चाहती है, मिसाइल, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, बहुत सारी, मैं कितनी चीज़ों का नाम बोलूँ यहाँ। तो हमारी जो एयरक्राफ्ट हैं, हमारे जो मिसाइल्स हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, वो दुनिया में आज डिमांड, और प्रूव हो गया इस वो जंग में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं था, चाइना, टर्की और डीप स्टेट ऑफ यूएसए भी थी। उनको सिर्फ अकेला पाकिस्तान नहीं था, उनको भी झटका लगा। हम जो एक्सपोज़ हुआ चाइना की टेक्नोलॉजी, कि जिस तरह घटिया उसका माल होता है, वैसे ही उसकी हथियार भी होते हैं। चाइना को झटका लगा है इस वॉर में। तो ये सब जानते हैं। बेसिकली मोदी गवर्नमेंट को घेरना चाहते हैं, इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है। तो आ जाकर इनको फ़र्क नहीं लगता है, कि जो इनको अटैक इनको मोदी गवर्नमेंट पे करना चाहिए, वो ये सेना के थ्रू करते हैं। तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छी अपोज़िशन का रोल नहीं है। इनको अपनी सेनाओं का तो तारीफ़ करनी ही चाहिए। बाकी आप मोदी गवर्नमेंट की अगर कहीं कमी पेशी रही है, ज़रूर आप घेरिए उसको। आप अपनी सेना का जब आप मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, वो आपको उल्टा पड़ता है, और मुझे नहीं लगता देशवासी इसको पसंद करते हैं। यहाँ की जो अपोज़िशन है, ये इनको रियलाइज़ करना चाहिए। कोई भी अभी कुछ देशवासी दिन नहीं चाहेगा कि मेरे देश की सेनाओं का। जी, अभी कुछ दिन पहले आप हमारे बोलिए। हमारे एनएस से अजीत डोभाल साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि कहीं खरोंच भी नहीं आई है, कहीं हाँ, खरोच भी नहीं आई है। आज डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारा कोई एसेट खराब नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, और किसी भी तरह का नुकसान पाकिस्तान नहीं पहुंचा पाया। और ये लगातार लगातार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। और चिदम्बरम का तो आपने भी उल्लेख किया, कितना घटिया बयान उन्होंने दिया है। एक तरीके से पाकिस्तान का ही बचाव कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, ये कह करके कि इस बात का क्या सबूत है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। तो ये पाकिस्तान का पक्ष क्यों लेते हैं, हिंदुस्तान का पक्ष क्यों नहीं लेते हैं? बहुत निचले स्तर की हरकत है। इस तरह का आप दुश्मन देश को प्रोटेक्शन दे रहे हो, दुश्मन देव का पक्ष ले रहे हो और अपनी सेनाओं को मोरल डाउन करने की कोशिश करते हो, जबकि है उल्टा। या तो हमारी सेना ने कोई कमी हो या उन्होंने कोई रादर पूरी दुनिया तारीफ कर रही है और भारत की अपोजिशन उनके खिलाफ बोल रही है। तो वो अब जहाँ तक मैं अपने देशवासियों को समझता, कोई भी इसको पसंद नहीं करता। ये जो हमारी अपोजिशन कर रही है, इसको कोई उनके वोटर भी पसंद नहीं करेंगे। और अगर वो सोचते हैं इस तरह पाकिस्तान का पक्ष लेकर ही और अपनी सेना को क्रिटिसाइज़ करके वो कोई वोट बैंक को अपीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसका फ़ायदा उनको होगा। दूसरा, ये जो सॉरी, रशिया जैसी एक सुपर पावर
पिछले 2 2 ढाई 3 साल मेरे ख्याल युद्ध पे हो गए, वो 3 निर्णायक साल से ज्यादा, लेवल पे नहीं 3 पहुंचा। साल से ज्यादा हो गया। 3 साल आपने पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर पावर को 3 दिन में घुटने पे लाया, कितनी बिल्कुल। बड़ी बात। इट शुड बी अ मैटर ऑफ प्राउड। तो लेकिन इनको क्या समझाएं। और बिल्कुल आपने सही कहा। एनएसए साहब ने कहा था कि हमारा कोई अगर कहीं शीशे में खरोच भी आई हो तो दिखा दीजिए ना फोटो। और राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल कहा कि हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो आप ऐसे में मुद्दा बना रहे हो कितने रफाल गिर गए, इससे क्लैरिटी और क्या हो सकती है। पाकिस्तान कहेगा कहेगा, क्योंकि दुश्मन देश तो हमेशा दूसरे को दिखाना चाहता है कि उनके इतने रफाल गिर गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपके पास सबूत होना चाहिए था। आज के जमाने में सैटेलाइट चलते हैं, उनकी फोटोग्राफ्स होते हैं, तो आप दिखाइए ना प्रूफ। बिल्कुल, वो आपके पास है नहीं। और आखिर में ये बात कह करके मैं शो को समाप्त करूंगा और वैद साहब का बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करूंगा। राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ी पते की बात कही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि परीक्षा में बैठने वाले छात्र की कितनी पेंसिल नष्ट हो गई ये मायने नहीं रखता है, रिजल्ट क्या है ये मायने रखता है। और रिजल्ट क्या है ये अब सारी दुनिया जान चुकी है। अब ये राहुल गांधी और विपक्षी दल और उनकी पार्टी, उनको अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उनको अपनी आंखें चेक करानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वैद साहब, आप जुड़े, नमस्कार। इतना समय निकाला और नमस्कार बहुत रुद्र। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। जय हिंद।